बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकारी बंगला खाली कराने से जुड़ा यह मामला है जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने की मांग को मंजूर कर लिया है। अब राघव चड्ढा को तत्काल सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अंतरिम राहत है तब तक राघव चड्ढा का जो सरकारी आवास है वो खाली नहीं करवाया जाएगा। अंतरिम राहत के राघव चड्ढा की याचिका पर निचली अदालत आदेश पारित नहीं करती तब तक बंगला खाली करने पर यह रोक जारी रहेगी। तो राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राघव चड्ढा जिनके सरकारी बंगले को खाली करने के लिए उनके पास नोटिस आया था, उसके बाद उस नोटिस को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी और अब हाईकोर्ट पहले निचली अदालत में ये मामला गया। निचली अदालत ने उनको उनका घर खाली करने को कहा। उसके बाद फिर वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक इस मामले में लगा दी है कि जब तक इस मामले में अगला आदेश नहीं आता है तब तक राघव चड्ढा का सरकारी आवास खाली नहीं करवाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके बंगला को जो खाली करने का मामला है उसमें अब उनको ये राहत मिली है कि फिलहाल अगले आदेश तक वो बंगला खाली नहीं करेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बंगला खाली करने का जो आदेश था उस पर रोक लगाने की मांग की थी। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या कुछ कोर्ट में तर्क दिए गए जिसके आधार पर राघव चड्ढा को राहत मिली है? और दूसरी बात की उनको तो ये फौरी राहत मिली है जब तक अगला आदेश नहीं आता है। बिल्कुल, देखिए, निचली अदालत ने जो राज्यसभा सचिवालय है उसके आदेश को सही ठहराया था और यही वजह है कि राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया था उसे खाली करने का आदेश दिया गया। इसके खिलाफ राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट गए और आज उन्हें एक बड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राघव चड्ढा ने ये दलील रखी कि जो उनके समकक्ष सांसद हैं उन्हें भी इसी तरह के बंगले अलॉट किए गए हैं, तो ऐसे में ये कहना कि जो पात्रता से बड़ा बंगला इनको दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। और यही वजह है कि उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और आज उन्हें एक बड़ी राहत मिली। हालांकि राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट में ये भी कहा कि राघव चड्ढा ये मानते हैं कि जिस तरीके से ये आदेश उस दौरान दिया गया जब उनकी शादी थी तो कहीं ना कहीं उनकी शादी को भी निशाना बनाया गया है। तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी दलीलें हैं जो कोर्ट के सामने रखी गई, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फौरी तौर पर राहत है वो तो राघव चड्ढा को मिल गया है, लेकिन अब क्या ये मामला ऊपर जाता है, ऊंची अदालत में ले जाया जाता है या फिर जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको जो राज्यसभा सचिवालय है वो मानता है। जी ठीक है। और इस मामले में क्योंकि कई कानूनी पेच है, अभी तो हाईकोर्ट से उनको फौरी राहत मिली है, अगले आदेश तक बलराम वो घर नहीं खाली करेंगे, अपना बंगला नहीं खाली करेंगे। इसके बाद इस मामले में आगे और क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखिए, स्वाभाविक तौर से जब निचली अदालत ने फैसला सुनाया था तब हाई कोर्ट गए थे राघव चड्ढा और राघव चड्ढा को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अगर अब राज्यसभा सचिवालय इस आदेश को चैलेंज करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो राज्यसभा सचिवालय है उसके भी सामने और राघव चड्ढा के भी सामने, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को एक बड़ी राहत दी है और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है
और इसका जवाब वो जरूर देंगे। और जिस तरीके से वो पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने अपनी दलील रखी और जिस तरीके से उनके वकील ने राघव चड्ढा का पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया, तो कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है उसने राघव चड्ढा को एक बड़ी राहत जरूर दी है। फिलहाल अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को राहत दी। अब इस आदेश को, यानी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उनको राहत के तौर पर, उसे राज्यसभा सचिवालय मानता है या फिर उस आदेश को चुनौती आगे देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में इजाफा हुआ है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अर्जुन राम मेघवाल और अरुण सिंह मौजूद थे। विश्वराज सिंह मेवाड़ जहां राजघराने से संबंध रखते हैं, वहीं भवानी सिंह कालवी पोलो के खिलाड़ी रहे हैं और करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वराज सिंह के बीजेपी में शामिल होने को महत्वपूर्ण बताया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था, उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है, उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में परिवर्तन दिख रहा है। उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। दूसरा बड़ा नाम है भवानी सिंह जी कालवी साहब का। इनका मेवाड़ से भी संबंध है और मारवाड़ से भी संबंध है। तो ऐसे दो ज्वाइनिंग जो हो रही है आज, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। ये मेरे लिए एक नया फील्ड है इसके अंदर, जिसके अंदर मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि एक टीम गेम से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं पोलो में, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है। और एक टीम्स के और टीम प्लेयर होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी एज अ टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा। और एज अ टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संयोजित तरीके से अपने बताए हुए काम एक एक करके पूरा कर रही है। सरकार का जो मनोदृष्टि है वो प्रतिक्रिया में न उलझकर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की है जो प्रदर्शित है। यह भी एक सच्चाई है कि प्रगति को कायम रखने के लिए एक काबिल और दूरदृष्टित नेतृत्व का साथ नागरिकों को भी देना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रगति की ओर हाथ भी बटाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा और भलाई के लिए सोचा है और मैं आज एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम सब साथ मिलकर सही रास्ते पे प्रगति की ओर बढ़ते रहें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 फरार इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बदमाशों के नाम दिनेश उर्फ टप्पा और गोपाल त्यागी उर्फ अमित शर्मा हैं। दोनों पर सामूहिक रूप से इनाम रखा गया था। दिनेश उर्फ टप्पा नीरज बवानिया और सुनील राठी गिरोह का शार्प शूटर है जो 2019 में पेरोल के बाद फरार था।
इस दौरान उसने उत्तर प्रदेश में परमवीर तोगाना नाम के इनामी बदमाश की हत्या की। उसे दिल्ली में 3 आपराधिक मामलों में घोषित अपराधी किया गया था। 2015 का सनसनीखेज जेल वैन हत्याकांड में भी ये शामिल था। इसके पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दूसरा आरोपी गोपाल त्यागी करीब 7 साल से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी अब मध्य प्रदेश से की गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत एक शादी समारोह में शिरकत करने कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे। किसान नेता बलजीत सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार ने धोखा देकर खत्म करवाया। किसानों ने केंद्र सरकार का किया वादा आज तक अधूरा है। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ट्रैक्टर प्रमुख अभियान चलाने के उद्देश्य को नहीं बताया। टिकैत ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। देखो, जब भी फसल देश में आएगी और जब तक ये सरकारें रहेगी, ये फसलों को लूटने का काम करेगी। जब फसल आएगी रेट कम होंगे, फसल चल जाएगी, तो ये 2 महीने रेट डाउन होंगे और 10 महीने महंगे में बेचेंगे। यही तो 3 कानूनों में था। वे कानून वापसी हुई है, पॉलिसी आज भी वही चली हुई है। बड़ी कंपनियों को फायदा कैसे मिलेगा और किसान को जबरदस्ती ले लो। भाई, अगर रिजल्ट किसी चीज के ठीक हो तो किसान तो अपने आप ले लेगा उस चीज को। ये जबरदस्ती थोपे जाते हैं और ये समस्या पूरे देश में है फर्टिलाइजर की। यहाँ पे भी है, सब जगह है। फर्टिलाइजर जैसे पहले मिलता था ऐसे ही फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोला है। निगम के ग्रामीण इलाकों के सफाई कर्मी हरियाणा में जेजेपी बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के आवास का जिला लेवल पर घेराव किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर करीब 11,000 सफाई कर्मचारी आंदोलनरत हैं और अब ग्रामीण इलाकों के सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल की मियाद 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हरियाणा में तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ से आज जिला लेवल पर प्रदर्शन किए गए। हिसार की अगर बात करी जाए तो हिसार में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के बाहर तमाम कर्मचारियों ने पड़ाव डाल लिया। इसी तरह के प्रदर्शन आज पूरे हरियाणा में जिला लेवल पर तमाम जेजेपी और बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनके घरों के बाहर किए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको हिसार की दिखा रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी करके ये तमाम कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस तरह से अब इनका प्रदर्शन अगला रूप लेगा, तमाम पहलू पर बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, कौन सा दिन है आज आपके प्रदर्शन का, क्या मुख्य मांगे हैं इस प्रदर्शन को करने के पीछे? देखो, हमारा 10 अक्टूबर से पूरा प्रदेश में ब्लॉक वाइज धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारा 3 दिवसीय हड़ताल थी ब्लॉक के अंदर पूरे प्रदेश के। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा के या सरकार का कोई मैसेज नहीं आया कि यूनियन की तरफ से कोई मैसेज आए, इन सफाई कर्मचारियों को डेलीगेशन बुला के इनको मांग मुद्दे पर सुनाई हो जाए, उनकी चर्चा पे विचार विमर्श किया जाए। सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, इसलिए हमने फिर हड़ताल आगे बढ़ा दी 16 तारीख तक। लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख हो चुकी है, लेकिन सरकार की अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। और इसके बाद हमने 23 अक्टूबर तक हड़ताल जारी रहेगी हमारे पूरे ब्लॉकों में। हमारे साथ में सरपंच पूरे हरियाणा में कितने कर्मचारी हैं जो आपकी मांगों से सहमत है और क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? पूरे इस हरियाणा में सफाई कर्मचारी है, 11,000 सफाई कर्मचारी है। और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग मुद्दा ये है क्योंकि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 17 साल हो गए कार्यकर्ता गांव में सेवा देते हुए, लेकिन आज तक सफाई कर्मचारी कच्चा है। ये कर्मचारी 2007-8 में हुड्डा की सरकार में लगाया गया था। अच्छा, ये बताइए जी, क्या क्या कामकाज कौन कौन से ठप कर रखे आपने? क्या पूरी तरह से सफाई व्यवस्था बंद है? पूरी तरह से सफाई व्यवस्था बंद है। कब तक रहेगी बंद? ये हमारी हड़ताल आगे जारी रहेगी, 23 तक तो है, आगे और रहेगी तो आगे और भी करेंगे हम। तो लगता है सरकार मानेगी? आज जिस तरह से मेमोरेंडम दिया, लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? पूरी पता नहीं सरकार करेगी या नहीं करेगी, हमको नहीं पता है अभी लगे। सरकार अभी लगे कोई आश्वासन नहीं दिया, नहीं कोई बात करने के लिए कोई तैयार है। अभी
कोई संदेशा नहीं आया है। चलिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इनकी तरफ से आज प्रदर्शन किए गए हैं, पूरे हरियाणा में इसी तरह से माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इन कर्मचारियों की तरफ से एक बार फिर से अब हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है। बहरहाल प्रदर्शन इनका किया जा रहा है और देखना होगा कि सरकार का इस प्रदर्शन को लेकर अब अगला क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि कर्मचारी सीधे तौर पर अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से लामबंद नजर आ रहे हैं। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। झज्जर में सरकार के खिलाफ आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी है। 2 महीने से ज्यादा वक्त से आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने सरकार से 10 सूत्रीय मांग को जल्द लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की मांग माने तो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आशा वर्कर्स हरियाणा सरकार से 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने समेत कई मांगे कर रही हैं। देखो जी, आज 71 दिन हो गया हमारे धरने को चले हुए और सरकार ने हमारी 2 बार तो जो सरकार का मुख्य प्रधान और मुख्य सचिव आर.के. खुल्लर जी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। 2 बार विभाग के साथ वार्ता हो चुकी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं कह रही अगर भाई हम इतना तक हम आशा वर्कर का ये मांगे मानेंगे। लेकिन हमारी जो 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर विचार होते हैं और सब के ऊपर सहमति होती है। जो आर.के. खुल्लर जी हैं उन्होंने भी जो हमारी 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर बिल्कुल गहनता से बात की है और सुना है और उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन ये पता नहीं सरकार कहाँ बिल्कुल भाई अटकी हुई है। देखो जी, प्रशासन पर असर पड़ने की तो क्या बात हुई। प्रशासन ने तो हम जीत जावांगे, हमारे पर रोक लगा देगा। प्रशासन की आप गेंद बन रही है आके ये बूढ़ा जाओ और ये बूढ़ा जाओ। प्रशासन की कोई वो नहीं होती, मतलब फर्क पड़ रहा है तो आम जनता पे पड़ रहा है कि उन्होंने आशा वर्कर की जरूरत है और सरकार ने जनता की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार हमें दरी से नहीं उठाना चाहती और इसलिए हमसे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमारे जिस ग्राउंड पे हम काम करते हैं इतनी दिक्कतें आई हुई हैं हमारी बेनिफिशरियों को कि उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा। सरकार हमें दुखी कर रही है और कुछ नहीं, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारा उत्साह और भी बढ़ रहा है। अगर सरकार नहीं सुन रही ना, जितनी लंबी खींचेगी हम खींचने को तैयार हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कुछ ना कुछ आर पार की लड़ाई करके ही दम लेंगे। 2018 में जो ये आशा वर्कर को बढ़ोया था कि हम कर देंगे वो बिल्कुल नहीं करे। और अब है ना आशा वर्कर बढ़ोई में बिल्कुल नहीं आएगी, अब लेके उठेगी। दरी पे से तभी उठेगी जब सरकार हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 लागू कर देगी, तभी उठेगी। जब तक ये ना तो आशा वर्कर आ रहेंगी और ना ही यहाँ से उठेंगी। हमारी तरफ है ना इतना ध्यान दे ले कि हम 3 महीने तक बैठे हैं और 3 महीने तक बैठे तो हमारा मजबूत आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जितनी सरकार हमारे ऊपर देरी लगाएगी उतने हम भी देरी कर देंगे। नीचे वाले लाभार्थी बहुत दुखी हो रहे हैं, लाभार्थियों के कॉल आ रहे हैं, टीकाकरण रुक रहा है और हमारा सारा काम रुका हुआ है। लेकिन हम लाभार्थियों को ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही और हम सारे लाभार्थियों को अपनी तरफ कर लेंगे तो सरकार बैठी बैठी देखेगी। जब 2024 आओगा तो उसकी पीपी में कुछ नहीं पाओगा, नहीं तो वो सरकार एक बार आशा वर्क की तरफ देखे और न्यूनतम वेतन हमारा लागू करे, नहीं तो आशा में बहुत गुस्सा है। देखो जी, ये तो खुद नहीं मानेंगे, मनाने पड़ेंगे हमने, और मनाने के लिए हम 3 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। ये क्या समझते हैं कि जैसे ये हैं कर्मचारी थे अपने लिपिक, ये उठा दिए, इस तरह के ये झांसे में आने वाली आशा वर्कर नहीं है। हमने अपनी मांग जो मनवानी है वो हमने निश्चित कर रखी। 10 सूत्री मांग पत्र है हमारा, तो ये मांग पत्र हुबहू लागू करवाना। हमने कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे, हमें क्या सोचते हैं मानदेय दे रहे हैं। हमने मानदेय की जरूरत नहीं है, हमने वेतन की जरूरत है और वेतन लेके रहेंगे। जो हमारा 10 सूत्री मांग पत्र है वो एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार ध्यान से पढ़ा है और बोल रहे हैं बार बार मंथन कर रहे। क्या मंथन कर रहे हैं? इतनी बड़ी क्या चीज मांग ली जो आशा वर्कर जो मंथन करने पर मजबूर हो रहे हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में बेकाबू कार की रफ्तार का कहर देखने को मिला जब जाखोता गांव के फ्लाईओवर के पास बेकाबू कार ने एक खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन घायलों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने घायलों को रोहतक के पीजीआई रेफर किया। बताया जा रहा है कि गुजरात से एक परिवार अस्थियां प्रभावित करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।
दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर गर्लफ्रेंड को परेशान करने पर एक कार मैकेनिक पर 3 नाबालिगों ने चाकू से हमला किया। घायल मैकेनिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक मैकेनिक की पहचान गंगाराम और संजय के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात भाटी माइंस के कार शॉप के पास हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी नाबालिगों को पकड़ा है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी नाबालिग पर मैदानगढ़ी थाने में अलग अलग आधा दर्जन मामलों में ये शामिल रहे हैं। यहाँ से खाना खा के घर से गए थे, उनको 2-3 लड़कों ने चाकू से मारा है। उनका कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा बंदा है, बिल्कुल भी। और वो लड़का पहले भी जेल से यहाँ पे आया हुआ है छूट के, 2-3 दिन पहले आया और आज तक उसने मेरे भाई को मारा है। ऐसे तो आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल को सबके भाइयों के साथ होगा। इससे हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ओनली उसे फांसी होनी चाहिए। वो चक्कर मार के भाग गया, वो बैठा था साइकिल मोटर पर, पैर लटका के पीछे से एक जहाँ से मारी।